कैसे संभव है भाई साहब कि देश जब गरीब हो रहा है, देश की 80% लोगों की आमदनी जब कम हो रही है, तो एक दो लोगों की आमदनी दिन दुगुनी रात चौगुनी कैसे बढ़ रही है? उसका कारण यह है कि ये किसानों से खाद पे जीएसटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दोस्त ने को जो एयरपोर्ट दे दिया है उस पर उनको जीएसटी में माफी दे देते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब दोस्त ही देश का प्रधानमंत्री हो और उसके विमान पे जब ये विचरण करते हो, तो प्रधानमंत्री जब है दोस्त तो हर किस कोई चीज उसी को मिलेगा, और अगर दोस्त नहीं है तो बताइए, देश को बताइए नाता नहीं है, तेरा मेरा नाता क्या, कोई नाता नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया उसकी सेल कंपनियों में कैसे है बताइए, सारा ठेका और टेंडर उसको कैसे मिल जाता है ये बताइए। परिवारवाद पे बोलेंगे लेकिन मित्रवाद पे नहीं बोलेंगे, और परिवारवाद पे भी बेईमानी के साथ बोलेंगे। जब कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो परिवारवाद पे बोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे परिवारवादी थे, जो ही भाजपा में गए हैं परिवारवाद समाप्त हो गया है। कांग्रेस के किसी नेता के बच्चे को अगर टिकट दिया जाएगा तो भाजपा को उसमें परिवारवाद दिखता है, लेकिन देश के रक्षा मंत्री के बेटा को जब टिकट दिया जाता है उसमें परिवारवाद नहीं दिखता है। अनुराग ठाकुर को जब नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, सांसद बनाया गया है, तब परिवारवाद नहीं दिखता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री में परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये जो बेईमानी है कि अमित शाह के बेटा में परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस में परिवारवाद है, दरअसल सच्चाई ये है कि परिवारवाद के नाम पे ये मित्रवाद की बेईमानी को छुपाना चाहते हैं। अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलता तो कह देते करे रे ये लोग तो जो है देश के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कांग्रेस में नहीं थे। सत्यपाल मलिक को बीजेपी ने राज्यपाल बनाया, और वो तब राज्यपाल थे जब पुलवामा की घटना हुई, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम सरकार से मांग करते रहे कि सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाए। इस बात को नजरअंदाज किया गया और सत्यपाल मलिक ने कहा कि जानबूझ करके जो है यह हमला होने दिया गया ताकि शब्द नहीं है, ये देश के पूर्व राज्यपाल जो भाजपा में थे उनके शब्द हैं। अगर आप सामाजिक सद्भाव की बात कर लेंगे तो एक तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो ही चुनाव आएगा त्यों ही शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा, मैं हैदराबाद में बैठ करके यह बात बोल रहा हूं और आप लोग तो रोज इसको देखते होंगे कि साल भर बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, जो ही चुनाव आएगा अली और बजरंगबली करना शुरू कर देंगे, शमशान और कब्रिस्तान करना शुरू कर देंगे। तो ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। इस देश को बनाने में इस देश के सभी लोगों का खून शामिल है, सबने अपना खून पसीना दिया है। साझी शहादत, साझी विरासत का ये देश है। अगर इस देश में अशफाक उल्लाह खान है तो राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिनकी शहादत से हमको आजादी मिली है। अगर महात्मा गांधी हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी ताकत है। आप इंडियन क्रिकेट टीम को देख लीजिए, अगर कोई प्लेयर अपने धर्म के आधार पर ठीक से ना खेले, खेलना बंद कर दे तो जो है मैच जीतेंगे? कल ही आईपीएल हुआ है और जैसा वहां बैठ करके मैच देख रहा था, कम से कम आंख से देखी हुई चीज को भी कोई सीख लेता। अगर सामी बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो गुजरात टाइटंस जीतती क्या? यह किसी भी देश की हकीकत होती है। हाथ है आपका दोनों, आपका एक हाथ खराब हो जाएगा तो आपके शरीर को कष्ट होगा नहीं? सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो उसकी हकीकत आप देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया है, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है? अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह। जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं?
सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तो मैं माता तो मैं पिता, इसी आधार पे जो यह सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए, मेरी संसद मेरा अभिमान। अरे इतना ही कह देते, हमारी जागो तैसी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हमारी संसद हमारा अभिमान। वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें से जो है बाद में सांसद भी बन गए। क्या ये लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, अरे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता, इस आत्ममुग्धता के चलते इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ये रौंदने के लिए तैयार है। जो इस व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये रौंदने के लिए तैयार है। ये सत्ता का अहंकार है और इस सत्ता के अहंकार के चलते आए दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, या पत्रकार यह सवाल कर रहे हैं, 9 साल 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों है, 9 साल 9 जॉब क्यों है? यह प्रश्न लोग पूछ रहे हैं और यह प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज के वक्त में सरकार से सवाल पूछना ही देशभक्ति है, देश प्रेम है। और सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाना, निरुत्तर हो जाना, बिछ जाना, यह देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ बेईमानी है। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि जन कल्याण की जो योजना